सो हे गाइस, वेलकमिंग यू ऑल फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग जो है पिछले दिन ग्रेविटेशन तक कर लिए थे। हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स फुल फार्मूला के साथ वाला वीडियो। और ये हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देते, बट एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किए, इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो परसों तक जो है हम इसका ग्रेविटेशन तक कर लिए थे, और आज हम लोग ग्रेविटेशन के आगे देखेंगे एसएचएम से। और देखिए, इसमें हम जो भी करा रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है वो सब हम करा रहे हैं। पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लेंदी होता है, लेकिन उसमें से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जिस फार्मूला से रिलेटेड, वो फार्मूला सब हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा है एसएचएम, ठीक है। एसएचएम भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एसएचएम में पहले तो ऊपर से कुछ बातें पॉइंट याद कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पे, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ये एक सेकेंड, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों साइड में, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे जो होगा ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा मीन पोजीशन पे। और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस भी जीरो होगा। तो डिस्टेंस जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो और इसमें यह है कि इस यहाँ इसका एक्सट्रीम पोजीशन हुआ ना, तो ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पे जो होगा इसका फोर्स जो है ना, इसका फोर्स इस साइड लगेगा, अपोजिट में इस साइड लगेगा फोर्स। देखिए, इसमें बस याद ये कीजिए कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये क्वेश्चन आता है कि मीन, आपको मतलब चार ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि एन ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, या सेंटर भी बोल सकता है, एट द सेंटर, एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो वहाँ पे वो जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एसएचएम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम अभी तक का आपको यही बताया है, ठीक है। अभी का इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। ये इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको पता होगा कि ये जो है ए यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो हेयर एक्स इंक्रीजेज एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अब इसी में आगे हम आते हैं, एसएचएम में ही है ये सब। सिंपल पेंडुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइम पीरियड तो आता ही आता है कि टाइम पीरियड निकालिए, और दिया हुआ रहता है। तो टाइम पीरियड जो होता है ना, T बराबर 2π√L/g, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीजी के लिए या नेवी के लिए, कोई भी अभी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें तो आएगा ही आएगा। और आशा करता हूँ कि सबका एयरफोर्स का एग्ज़ाम अच्छा आया होगा। जिनका नहीं आया होगा वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और उन जो भी रिलेटेड वीडियोज़ है वो आते रहते हैं, तो यहाँ से वो अपना तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एन मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/t। तो t का वैल्यू कितना है, 2πL/g है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे 1/2πg/L, तो ये तो पता होगा आपको। और t जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g होगा। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि अगर लेंथ 4 गुना कर दिए तो टाइम कितना होगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा, रूट में है तो 2 गुना हो जाएगा टाइम, तो 2t हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियोज़ में वो हम कराए भी हैं। इसका फुल फिजिक्स का जो क्वेश्चन का जो वीडियो है वो हम करा चुके हैं। आई बटन में लिंक डाल देंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फार्मूला को देखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है ना ये पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड में आपको रिलेशन पूछेगा। तो वहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ भी पूछ सकता है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में अगर एम्पलीट्यूड पूछेगा तो π/2। तो इसको याद करने का तरीका है दवा, DVA मतलब दवा।
तो डी भी और भी ए में मतलब दो छोटा छोटा पार्ट में जो है ना पाई/2 का होगा और एक लंबा पार्ट में पाई का होगा। डी और ए के बीच में पाई का, बस दबा याद रखिए, डी और ए के बीच में पाई का रिलेशन होता है और डी भी में पाई/2 का होता है या भी ए में पाई/2 का होता है। ठीक, अब आते हैं हम सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का तो होता है T बराबर F/L, उसके बाद में वर्क बाय एरिया भी कर सकते हैं। और सरफेस टेंशन का यहाँ पे क्या आ जाता है फॉर्मूला, मतलब डायमेंशन ये हो जाएगा क्योंकि वर्क का तो M1L1 T-2 होता है और ये आपका लेंथ हो गया, तो यहाँ पे M1L0 T-2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम ज़्यूरिन्स लॉ। देखिए जो टॉपिक आ रहा है वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा मन लगा के मतलब वीडियो को देखिए। अगर मन ना लगे तब भी देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें आ रहा है आपका ज़्यूरिन्स लॉ। ज़्यूरिन्स लॉ में होता है H = 2T cos थीटा बाई रो RG। एच जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे दे दिया हुआ रहेगा, ज़्यादातर तो R का ही कॉन्सेप्ट रहता है, रेडियस दिया हुआ रहता है उस और हाइट निकालना रहता है इस तरह से। तो वहाँ पे H1/H2 = R2/R1। R2/R1 इसलिए क्योंकि R नीचे है ना, अगर ऊपर रहता है डायरेक्टली रहता है तो R1/R2 ही करते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा। एक्सेस प्रेशर का भी आता है, इस बार भी आया था क्वेश्चन, मुझे जो भी भाई बहन है वो बता रहे थे कि ये एक्सेस प्रेशर वाला एक क्वेश्चन था 40/R करके वहाँ पे। तो जब सोप बबल होगा ना तो बबल में याद रखिएगा कि 2 लेयर होता है, इसलिए वहाँ पे 40/R हो जाएगा। वाटर ड्रॉप में होता है सिंगल लेयर, तो इसमें 2T/R हो जाएगा। बबल जो है बबल इसमें 40/R और वाटर ड्रॉप में 2T/R। ठीक है, इस तरह से आपका ये सरफेस टेंशन वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। अब आते हैं हम, कलर चेंज करें क्या करते हैं, चलिए विस्कोसिटी पे आते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी का बस सिंपल सा पहले एक याद रखिएगा कि डायमेंशन क्या होता है, तो 1 - 11 याद हो जाएगा ना। एक मतलब M1 L-1 T-1 ऐसे, -11 का मतलब ये हुआ। ठीक है, और डायमेंशन का एक क्वेश्चन दो डायमेंशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हम आई बटन में डाल देंगे। ठीक है, तो विस्कोसिटी का हो गया N/m²। चलिए ये छोटा ये भी है थर्मल फिजिक्स में आपको ये दे दिया। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मतलब कितना टेम्परेचर पे जो है ना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बराबर रहेगा, तो वो तो -40 वाला होता है, वो एक तो रहता ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में एक ये भी रहता है कन्वर्ट करने का, तो ये रिलेशन आप याद रखिए कि C/5 = F-32/9 = K - 273/5। ये वाला तो नहीं पूछता है, लेकिन ये वाला तो जरूर याद रखिएगा, C/5 = F-32/9। ठीक है, इसको बस ऊपर से देख लीजिएगा। PV बराबर nRT, तो P कांस्टेंट देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V कांस्टेंट हो जाएगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, और R तो पहले से ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक सेकेंड, P अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा बॉयल्स लॉ, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा तो हो जाएगा चार्ल्स लॉ। याद रखिएगा बस। एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ गया थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो है पहला 0th लॉ जो है टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक, फर्स्ट लॉ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ में क्या है कि ∆Q = ∆U + ∆W। ये किस पे होता है बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये भी पूछा था पिछले बार, पूछते रहता है। ये सब जितने भी हम करा रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो सब करा रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही लिखवा दिए हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट लॉ आपका ∆Q = ∆U + यहाँ पे कुछ भी आपको पूछ देगा, वर्क पूछ देगा या एनर्जी पूछ देगा या हीट दिया हुआ रहेगा, कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे। तो ये फार्मूला बस याद रखिए, इससे आप वहाँ पे डिराइव कर लीजिएगा।
एफिशिएंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस T2 बाई T1। और T1 जो होगा ना वो सोर्स का रहेगा, और T1 हमेशा मैक्सिमम होगा, T2 सिंक टेम्परेचर होता है वो मिनिमम रखेंगे हम। T2 जो है ऊपर में ना उसको हम नीचे मिनिमम रखेंगे। और एफिशिएंसी निकालने के लिए यही करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। और एफिशिएंसी का फिर यहाँ पे होता है W/Q हो जाता है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने का बस ये देख लीजिए, 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। ठीक, सेकेंड लॉ जो है आपको, सेकेंड लॉ जो है एंट्रोपी को बताता है, बस याद रखिए इतना, ज़्यादा नहीं। अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं, वेव एंड साउंड। वेव एंड साउंड में होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, V इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, आवाज़ से अगर आवाज़ में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आपको दिख सकता है तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप। ठीक है, V इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो n इक्वल टू V बाई लेमडा हो जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम तो होता ही है। इसमें क्या याद करना है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर निकालना होगा तो डेल फाई इक्वल टू फाई है, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स। ठीक है, बस फार्मूला याद रखिए, वहाँ पे आएगा आप पुट कर सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी इक्वल टू, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। वहाँ पर क्या पूछ देगा आपको, रेशियो पूछ देगा, रेशियो वाला क्वेश्चन रहता है। तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू का क्या फार्मूला होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई मिनिमम निकालना होगा तो माइनस कर देंगे माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर डायरेक्ट इंटेंसिटी ही दिया हुआ रहेगा तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर कर देंगे, मैक्सिमम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए माइनस करेंगे दोनों, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, अब फिजिक्स का जान, ऑप्टिक्स। ठीक है ना, ऑप्टिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका नंबर ऑफ इमेज निकालना। नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 बाई थीटा। ठीक है, अगर थीटा, अगर दो मिरर है वो पैरेलल में है, पैरेलल में रहेगा तो क्या रहेगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा 360 बाई 0 तो इनफाइनाइट, समथिंग बाई 0 इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट इमेज बनेगा जब पैरेलल इमेज रहेगा, तो पैरेलल मिरर रहेगा तो इनफाइनाइट इमेज। जब सिमेट्रिक होता है ना, दो मिरर सिमेट्रिक होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, n इक्वल टू 360 बाई थीटा -1 कर देंगे। ठीक है, और अगर 360 बाई थीटा करके वहाँ पे आपको जो है जो नंबर जैसे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो इवन अगर आता है तो वहाँ पे 1 माइनस कर दीजिएगा आप। तो सिमेट्रिक के लिए भी 1 माइनस कीजिएगा, और इवन अगर आएगा डिजिट तो उसके लिए भी -1 कर दीजिएगा। तो 360 बाई थीटा -1। जैसे इसमें 72 है तो 72 जो है ना सिमेट्रिक है, 36 दोनों में आ जाएगा। तो 72 से डिवाइड करेंगे, 5 अगर आता है तो 5 आएगा या कुछ भी आएगा, 72 से डिवाइड कीजिएगा, 360 बाई 72 को डिवाइड कीजिएगा तो कुछ भी आए, 9 8 72, 9 चौका 36, 8 5 40, हाँ 5 आ रहा है ना, तो 5 आ रहा है तो सिमेट्रिक है। और तो इस सिमेट्रिक है, पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, इसलिए जो है इसमें 1 माइनस करेंगे। अगर सिमेट्रिक नहीं रहता तो यहाँ पे हम 5 का 5 छोड़ देते हैं, 6 आता तब हम 1 माइनस करते हैं। नॉन सिमेट्रिक के लिए जो है ना वहाँ पे n इक्वल टू 360 बाई थीटा ही आ जाता है, नॉन सिमेट्रिक में माइनस हम नहीं करेंगे। ठीक, सब। और उसके बाद में आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का ये क्वेश्चन रहता है कि कोई भी आपको जो विजुअल में से कोई भी कलर है उसका आपको क्रिटिकल एंगल पूछ सकता है। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, और एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि म्यू जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1/sin होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, और म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा भी होता है और वेलोसिटी भी होता है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि विबजियोर में जो है ना हमेशा इस साइड जाने में, राइट हैंड साइड में जाने में वेवलेंथ बढ़ता है, और इधर अगर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटता है, उल्टा होता है, जिधर वेवलेंथ बढ़ेगा उधर फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक, इतना याद रखिए। तो हर कलर का क्रिटिकल एंगल आपको यहाँ से निकालने के लिए पूछ सकता है। मान लीजिए आपको क्या पूछेगा, वायलेट का पूछेगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो वायलेट का पूछने के लिए तो पहले तो आप क्या कीजिएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा वायलेट का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो म्यू कम होगा। ठीक है ना, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो म्यू कम हो जाएगा, और जब म्यू कम होगा तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। बस सिंपल सा रिलेशन है।
ये दो तो पहले से याद होगा ही, और ये अभी याद कर लीजिए कि म्यू इक्वल टू 1/sin c, म्यू इक्वल टू 1/λ, और म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एन भी, ये याद रखिएगा। क्रिटिकल एंगल याद करने का हो जाएगा। टाइम कितना हो गया जी? 15। देखते हैं 5 मिनट अभी कितना लंबा है। अभी तो क्रिटिकल एंगल चलेगा, ऑप्टिक्स में है मतलब हम लोग, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी है, हमको लगता है सेकंड वर्क फंक्शन, और ज़्यादा नहीं है, कर सकते हैं चाहें अगर तो 5 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट। चलिए एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बार बार इतना आप लोग भी परेशान हो जाइएगा। चलिए यहाँ तक किया है ना, इसके आगे देखते हैं। स्फेरिकल मिरर का क्या होता है फॉर्मूला? 1/f = 1/u + v। बच्चा वाला ये सिंपल 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, याद होगा। और मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए -v/u होता है, मतलब v क्या हो जाता है? इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और अगर यदि फोकस में दिया हुआ रहेगा तो f - v/f होगा, ये भी फार्मूला देखिए। और अगर फोकस और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो f/f - u। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, m इक्वल टू -v/u, और ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। टू थिन लेंस का अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या केस हो जाएगा? 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। पावर जो होता है ना, पावर इक्वल टू 1/f होता है, ठीक। पावर में अगर बहुत सारा पावर दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे अगर सम निकालना होगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, मैग्नीफिकेशन निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग 12th में आ रहा है, 12th में इंट्रो लेते हैं। उस टाइम से 11th चल रहा था। 12th में इंट्रो लेने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका पहला कूलम्ब्स लॉ, एकदम आन बान शान। तो F = k/1 q2/r², k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है बस, ठीक है भाई साहब, 9 × 10⁹ हो जाएगा। k इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चल बेटा। और ये 3 रिलेशन याद रखिएगा, Fm = F/k, Em = E/k, Vm = V/k, लेकिन कैपेसिटेंस वाला में Cm = Ck होता है, याद रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या हो जाता है? E = kq/r², E = kq/r², याद रखिएगा। और E = F/q भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, और E = V/d होता है, V/d भी होता है। k का पहले तो ऊपर बता ही दिया 9 × 10⁹, और U मतलब U क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आपको निकालना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा यहाँ से। फार्मूला ये देखते जाइए आप एग्ज़ाम में जो भी है, बस आप इसको अगर एक बार में नहीं होता है तो आप इसको, आप जैसे हम एक रफ नोट, इसी से आप एक जो है ना रफ नोट तैयार कर लीजिए, और वहाँ से आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, 2 बार और देख लीजिएगा, ठीक। टाउ जो होता है ना, टाउ को हम p sin थीटा होता है, और एक mb sin थीटा हो जाएगा मैग्नेट के लिए, ये सिंपल के लिए। डाइपोल आपका क्या हो जाता है? +q से -q होगा। तो डाइपोल जो है ना, डाइपोल को हम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पे टाउ होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा यूनिफॉर्म वाले में, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पे टाउ भी होगा और फोर्स भी होगा, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। टाउ मतलब क्या? अगर टाउ मतलब नहीं समझ में, सॉरी, टाउ हम बोले जा रहे हैं उस टाइम से। टाउ मतलब हुआ कि टॉर्क, ठीक है ना, UE भी होगा, उधर लिख लीजिएगा, टॉर्क होगा। तो अगर यूनिफॉर्म में रखेंगे ना डाइपोल को, तो हम वहाँ पे टॉर्क होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो दोनों होगा, ठीक है ना। और वर्क निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए PE × 1 - cos थीटा होगा, और यहाँ पे BE आ जाएगा, PE की जगह पे B। मैग्नेट के लिए ये साइड जो है मैग्नेट के लिए चल रहा है, नॉर्मल के लिए चल रहा है। फ्लक्स क्या होता है हमारा? फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू E.ds होता है, ठीक है। और यहाँ पे B.ds हो जाता है मैग्नेट के लिए। जब डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, BS cos थीटा, ES cos थीटा। चलिए दोनों को रिलेट करके याद कर लीजिए, मैग्नेट भी याद हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी आपको याद होते चला जाएगा। हो ही क्या होगा, नहीं आया हुआ होगा तो एक बार और देख लीजिएगा बैक करके। गॉस लॉ में आ जाता है, गॉस लॉ इक्वल टू σ/q/ε0।
बस इतना याद रखिए। ये क्वेश्चन इस बार आया था, इस बार एयरफोर्स में आया था, नेवी में भी आया, एयरफोर्स या नेवी में आया था, हम तो वीडियो में देखे थे। एयरफोर्स या नेवी में ही ये क्वेश्चन आया था कि अगर हॉलो स्फीयर है तो वहाँ पे पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। तो पोटेंशियल जितना बाहर हॉलो स्फीयर था या सॉलिड था, तो हॉलो स्फीयर ऐसा ही क्वेश्चन था कि पोटेंशियल उसमें होगा कि नहीं होगा। तो पोटेंशियल नहीं होगा उसमें, बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन पोटेंशियल नहीं होगा, बस याद रखिए। कैपेसिटेंस, इसका ये दोनों फार्मूला, दोनों नहीं एक ही फॉर्म, यहाँ पे एक है, दोनों फार्मूला याद रखिएगा। सी बराबर क्यू बाई वी, तो क्यू तो सी, क्यू इक्वल टू सी वी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस नॉर्मल सा क्वेश्चन सी दिया हुआ रहता है, क्यू निकालना रहता है, चाहे भी दिया हुआ रहेगा सी निकालना हो रहा है, भी और सी दिया हुआ रहेगा क्यू निकालना होगा। तो बस ये फार्मूला याद रखिए कि सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। उसके बाद आप खुद समझदार हैं। ये 4π/0 हो जाता है पैरेलल के, सी इक्वल टू ये भी हो जाएगा, पैरेलल के लिए नहीं, नॉर्मल के लिए ही है, तो क्या है कैपेसिटर के लिए 4π/0 r हो जाएगा। कैपेसिटेंस एनर्जी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 सी वी स्क्वायर भी हो जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी होगा, 1/2 क्यू भी होगा। तीनों याद रखिएगा स्टोर एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 क्यू भी। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाता है, सी इक्वल टू ए एफ स्लेन नॉट बाई डी। एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा आपको, वो थ्योरी में करके दे देगा कि अगर डी बढ़ाते हैं यानी कि डिस्टेंस बढ़ाते हैं दो पैरेलल प्लेट के बीच का, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस मान लीजिए जितना हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हमको जोड़ना रहेगा, सी इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो 1/c इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए जो है ना 1/c1 1/c2 करेंगे, और पैरेलल के लिए सीधा जोड़ते चले जाएंगे। जस्ट उल्टा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में सीरीज़ में आ जाता है, प्लस में सीधे जोड़ते चले जाते हैं, पैरेलल में आता है 1/a करके आता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है इसका। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बी एच बराबर बी कॉस थीटा, बी बी बराबर बी साइन थीटा, तो यहाँ से tan थीटा का हम वैल्यू निकाल देंगे, बी वी बाई बी एच, ये दिया हुआ रहेगा। रिजल्टेंट निकालना होगा तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे। ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, 22 मिनट का वीडियो हो गया। OMG, एक सेकेंड, चलिए 25 मिनट ये ख़त्म हो जाएगा, इस 25वां मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको हम। इलेक्ट्रिसिटी में होता है आई बराबर क्यू बाई टी, मतलब चार्ज बाई टाइम, और क्यू का वैल्यू क्या होता है, एनी बाई क्यू का वैल्यू होता है एनी, क्यू इक्वल टू एनी। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूछ देता है। रेसिस्टेंस जो होता है ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, ठीक है। लेंथ को खींचने पर रेसिस्टेंस में जो है ना दोगुना बढ़त इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हो जाता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, और आई स्क्वायर को जो है ना वी स्क्वायर आर टी, ये तो आता ही होगा सबको, क्योंकि आई बराबर वी बाई आर होता है ना, तो वहाँ से ये डिराइव होकर के वी स्क्वायर आर टी। जस्ट सिंपल आप ये याद रखिए ना, आई स्क्वायर आर टी, उसका आई बराबर वी बाई आर, ये सब आपको पता है। और ये पावर इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू वी आई, और I इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो वहीं से बन के ये वी स्क्वायर बाई आर। तो आप फार्मूला डिराइव करना सीखिए इस चीज़ को, ठीक है। एक फार्मूला से कितना फार्मूला बनता है वो चीज़ सीखिए आप इसको। P इक्वल टू वी आई ऐसा दे देगा, नहीं तो अगर खाली वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे कैसे निकालिएगा पावर, तो वी स्क्वायर बाई आर कर दीजिएगा, और नहीं तो वी और आर दिया हो रहेगा तो आई निकाल लीजिएगा और P इक्वल टू वी आई कर दीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो फार्मूला आपको याद रहे। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वही है, P इक्वल टू वी आई जो ऊपर बताया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया, और वी स्क्वायर बाई आर को भी डिराइव किया था आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ये तो फार्मूला आप पहले भी 9th में पढ़े होइएगा। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, डी बराबर के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बस ऐसे ही देख लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो अभी बताए हैं हम, ये पावर वाला कॉन्सेप्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 आर हो जाएगा,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। और चार्ज पार्टिकल को निकालने के लिए फोर्स क्या हो जाता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी हो जाता है। क्रॉस हटेगा तो क्यू भी साइन थीटा आ जाएगा चार्ज पार्टिकल के लिए। और रॉड जो रॉड होता है ना, लोहा वाला रॉड छड़, उसके लिए निकालना होगा तो बिल साइन थीटा कर देगा, बेल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ठीक है, बस इतना याद रखिए। फैराडे लॉ हो जाता है इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक, फैराडे लॉ। फिर अब ये वाला, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई आर एम एस वैल्यू जो होता है ना, आई नॉट बाई रूट टू। और आई नॉट जो होता है हम लोग के घर में जो करंट आता है ना, वो आई आर एम एस वैल्यू रहता है। उसको अगर पिक वैल्यू निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, आई आर एम एस तो दिया हुआ रहता है, तो आई नॉट बाई रूट टू से डिवाइड करना होगा उसको। हाँ, नहीं, मल्टीप्लाई करना होगा, रूट टू से मल्टीप्लाई करना होगा। आई नॉट अगर निकालना होगा तो मल्टीप्लाई ना होगा जी। आई नॉट अगर निकालना होगा, पिक वैल्यू निकालना होगा तो रूट टू से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी हम लोग के घर में करंट आता है वो आई आर एम एस वैल्यू रहता है, आर एम एस वैल्यू। इम्पीडेंस निकालना होगा तो आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और एक्सएल माइनस एक्सी कैसे निकलेगा, एक्सी निकलता है वन बाई ओमेगा सी। ठीक है, पी एवरेज कैसे निकलेगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिए। हेयर थीटा बराबर जीरो, थीटा अगर जीरो रखेंगे यहाँ ना तो पावर मैक्सिमम होगा। पी एवरेज वैल्यू पूछता है। ट्रांसफार्मर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये इस बार आया था, तो यहाँ से भी एक नोट बनता है आपका। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिए कि वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी। खाली वी और एन जो होता है ना, नंबर ऑफ टर्न वाला, वी और एन बराबर होगा। अगर ऊपर में सीरीज रखिएगा तो नीचे में नहीं, सीरीज बोल रहे हैं, सेकेंडरी रखिएगा तो, और नीचे परपेंडिकुलर, नीचे में सेकेंडरी और प्राइमरी, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ऊपर में सेकेंडरी तो इसमें भी सेकेंडरी रहेगा, लेकिन करंट वाले में उल्टा हो जाएगा। अगर इधर एस है तो इधर पी हो जाएगा, अगर यहाँ पे पी रहता तो यहाँ पे एस रहता, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी इक्वल टू आई पी बाई आई एस रख दीजिएगा। रोटेशनल मोशन को देखिए, रोटेशनल मोशन में आप क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते जा रहा है, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, तो टी बराबर आर के पावर 3/2 हो जाएगा। तो रेशियो पूछ देगा अगर, तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। वी एवरेज इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम दिया रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। टाइम सेम रहेगा तो v1 प्लस v2 बाई 2। ये तो सिंपल है, ये तो बचपन से याद है। लेकिन ये वाला अच्छा है कि अगर डिस्टेंस रहेगा तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 सीधा लगा दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पी स्क्वायर इक्वल टू 2me के। इस पे जो है ना क्वेश्चन भी कराया हुआ है उस प्रीवियस वीडियो में, वो देख लीजिएगा आप। टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाता है, 0.693 बाई लेमडा इसका वैल्यू है, और एवरेज निकालना होगा तो 1 बाई लेमडा हो जाएगा। वर्क फंक्शन में आपको क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एच न्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ई बराबर एच सी बाई लेमडा भी होता है। ठीक है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो आइंस्टीन का कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, तो एम सी को हम एम सी इंटू एम सी कर सकते हैं, तो इक्वल टू पी सी भी हो जाएगा। रेसिस्टेंस, ये अब कहाँ पे आ गए हम, सॉरी, यहाँ पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कंडक्टर के लिए। रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है सेमी कंडक्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बोल रहा है, रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा जब कंडक्टर होगा तब, लेकिन वहीं पे सेमी कंडक्टर होगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, ऐसे याद रखिएगा। जब यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर में तो क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टिविटी घटेगा, लेकिन रेसिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर के लिए, बस ये याद रखिएगा। इंडक्शन के लिए क्या होता है, इंडक्शन बोल रहे हैं सॉरी, इंक्लिनेशन अगर निकालना होगा तो tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ पर आपका हम टोटल 29 मिनट का वीडियो हो गया OMC, तो छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, 29 मिनट का वीडियो हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस यही है समझने वाली बात कि आपको जो है ना दो पार्ट में इस वीडियो को हम कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो है वहाँ वो भी हम आपको लिंक में, आई बटन लिंक में डाल देंगे, वो वीडियो को अभी आप देख लीजिएगा। फर्स्ट फार्मूला वाला वीडियो जो है वो देख लीजिएगा। और
फार्मूला अगर इस देख लिए, अगर ये वीडियो देख लिए हुए हैं आप, तो उसके बाद में इसका जो इससे रिलेटेड जो भी जितने क्वेश्चन है, टोटल फिजिक्स क्वेश्चन 11 12 दोनों का, उसका वो वाला वीडियो भी हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में होगा, वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। चैनल पे अगर नए आई होइएगा या आए होइएगा, दोनों भाई बहन हो सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा थोड़ा मोटिवेशन के लिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।